मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे आयन एंथैल्पी की, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की मात्रात्मक प्रवृत्ति आयन एंथैल्पी कहलाती है। मात्रात्मक प्रवृत्ति को हम आयन एंथैल्पी कहते हैं। और जैसे एंथैल्पी शब्द का उपयोग होता है ऊर्जा परिवर्तन के लिए, तो यहाँ पे हम आयन एंथैल्पी को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। आद्य अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट में किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर गैसीय धनायन के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयन एंथैल्पी कहलाती है। क्या ध्यान देने में है? यहाँ पे हमें ध्यान देना है आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए गैसीय परमाणु को। उसके संयोजकता कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है वो आयन एंथैल्पी कहलाती है। यानी जो ये प्रोसेस है, एक्स मान लीजिए आपका एटम है, गैसीय अवस्था में है, आइसोलेटेड है, यानी ये ना तो ये अणु बना हुआ है ना किसी क्रिस्टल में है, ये सिंगल गैसीय परमाणु है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने में जितना एनर्जी चेंज होता है, जितनी ऊर्जा बदलती है, उस एंथैल्पी परिवर्तन को हम आयन एंथैल्पी कहते हैं। हमने यदि परमाणु में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, उसके लिए आवश्यक जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी परिवर्तन है, वो प्रथम आयन एंथैल्पी कहलाएगा। इसकी इकाई होती है किलो जूल प्रति मोल। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक मोल परमाणु को एक मोल इलेक्ट्रॉन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होगी वो उसकी आयन एंथैल्पी हो जाएगी। अब हम यदि किसी धनायन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, Xg+ आयन में से हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये हो जाएगी इसकी द्वितीय आयन एंथैल्पी। इसमें जो चेंज आएगा वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। यहाँ पे एक आपको यहाँ इकाई दी गई है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। प्रति परमाणु के लिए क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होगा 3.383 कैलोरी या 96.4 किलो जूल प्रति मोल। और एक परमाणु के लिए ये निकालेंगे 3.83 कैलोरी। इसी तरह से उत्तरोत्तर हम देखते जाएंगे। अगर हमने +2 आयन है, +2 आयन में से हमने एक और इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया, तो ये हो जाएगी आपकी तृतीय आयन एंथैल्पी। इनके मान बढ़ते जाते हैं क्योंकि जो भी धनायन है उसमें से इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण अधिक कठिन होगा, इसलिए प्रथम आयन एंथैल्पी कम होगी, उसकी तुलना में द्वितीय आयन एंथैल्पी अधिक होगी और तृतीय उससे और अधिक होगी। अब हम बात करें एग्जाम्पल्स की। यदि केवल आयन एंथैल्पी या आयन प्रभाव का उल्लेख है, यदि कहीं पे आपको लिखा हुआ है आयन प्रभाव, वहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, तो हम उसको प्रथम आयन प्रभाव या प्रथम आयन एंथैल्पी ही मानेंगे। यानी हम उसको केवल ये मानेंगे कि वो पहला इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहा है। अब इनमें पीरियोडिसिटी क्या होगी, आवर्तता क्या होगी। जैसे ही आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो सामान्यतः प्रथम आयन एंथैल्पी ऐसी है बढ़ती है। इसका कारण क्या है, नाभिक में धनावेश बढ़ जाता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाता है। उत्कृष्ट गैसों के लिए देखें तो चूँकि उत्कृष्ट गैसें राइट साइड में सबसे लास्ट में होती हैं, इनकी एंथैल्पी सबसे अधिक होती है क्योंकि इनका जो विन्यास होता है वो स्थायी होता है, इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना माना बहुत कठिन है, इसीलिए तो ये आयन यौगिक नहीं बनाती हैं, इसलिए ये आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं।
क्षार धातुओं की बात करें तो वो सबसे लेफ्ट में रहती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें आवेश, धनावेश की संख्या कम रहती है नाभिक में, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। नहीं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। हम बात करें राइट साइड में क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की, तो उनसे भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उनकी आयनन एंथैल्पी भी उच्च होती है। अब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या चेंज होता है? ऊपर से जाने पर सामान्यतः आयनन एंथैल्पी कम होती है। कारण क्या है? एक तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि नाभिक और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे पहले वर्ग की बात करें तो इसमें केवल 2 कक्षक हैं, इसमें 3 कक्षक हैं, इसमें 4 कक्षक हैं, और नीचे जाएंगे तो ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं। तो नाभिक की और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ने के कारण उनके बीच में आकर्षण कम हो जाता है। और दूसरा क्या होता, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षित भी होते हैं। तो ये 2 फैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण। तो यहाँ पे हम एक और टर्म्स की बात करेंगे, परिरक्षण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट। परमाणु में जो क्रोडीय इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रोडीय इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्ष और नाभिक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं क्रोडीय इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के आकर्षण को कम कर देते हैं, क्योंकि नाभिक के और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन हैं ये ऋणावेशित हैं, तो ये इसको प्रतिकर्षित करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। इसको ही हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ये चूँकि इधर बल लगाते हैं और आकर्षण इधर होता है, तो ये आकर्षण के विपरीत प्रतिकर्षण होने के कारण ये आकर्षण को परिरक्षित कर देते हैं, आकर्षण कम कर देते हैं। इसके कारण प्रभावी नाभ की आवेश कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण कम हो जाएगा, इसके कारण वो शीघ्रता से मुक्त हो जाता है। इसलिए इसकी जो आयनन ऊर्जा है वो शील्डिंग इफेक्ट के कारण कम हो जाती है। इस शील्डिंग इफेक्ट को हम आवरण या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें नहीं आवरण प्रभाव या परीक्षण प्रभाव कहा जाता है। जब भी आंतरिक कोश पूरा भरा होता है, यानी जब बाह्यतम कक्ष के अंदर वाला जो कक्ष है जब वो फुल्ली ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी पूरा भरा हुआ होता है, तब उसका आवरणीय या परीक्षण प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी होता है, जैसा कि क्षार धातु में होता है। लिथियम में देखो तो फर्स्ट S2 फुल भरा होता है। सोडियम में देखें तो फर्स्ट 2S2 और 2P2 फुल होता है। तो ये फुल भरे होते हैं और नाभिक के चारों ओर घेरे रहते हैं, उसके कारण शील्डिंग इफेक्ट अधिक प्रभावी होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। यहाँ पे अब आवर्त की बात करें तो आवर्त में क्या होता है, देखिए लिथियम से नियोन तक आवरणीय प्रभाव में वृद्धि का मान धनावेश के आकर्षण की तुलना में कम होता जाता है। धनावेश बढ़ता है लेकिन आवरणीय प्रभाव उतना नहीं बढ़ता, इसके कारण आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है। इस तरह से आयनन ऊर्जा में वृद्धि आप देखते हैं तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आयनन ऊर्जा कम होती है, आयनन एंथैल्पी कम होती जाती है। इसके कारण यही है कि ऊपर से नीचे जाने पे शील्डिंग इफेक्ट यानी आवरण प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाता है।
एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, बेरिलियम की नाभिक में 4 प्रोटॉन हैं जबकि बोरॉन की नाभिक में 5 प्रोटॉन हैं। फिर भी बोरॉन की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है, ये क्यों, क्या कारण है इसका? तो आप बेरिलियम के स्ट्रक्चर को इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें और बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो इसमें जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम में कितने होते हैं, 1s2 और 2s2। बोरॉन में होता है 1s2, 2s2 और 2p1। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेरिलियम का, तो जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, 2s1। और यहाँ पर जब p1 निकलेगा तो शेष बचेगा 2s2। तो इसमें ये फुल भरा हुआ है बोरॉन का, तो इसकी जो आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी, ये आधा भरा हुआ है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, इनमें देखें अगर, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम समझ सकते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनमें भी यही है। नाइट्रोजन में कितने विन्यास, नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में आप देखें तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 3p3। ऑक्सीजन में 3p4 रहता है। और चूँकि जो p ऑर्बिटल है, इसकी जो साइज, इसकी जो आकृति है डंबल के आकार की होती है और s की गोलाकार होती है, तो s का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो p की तुलना में ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना करें तो हम ये देखते हैं, जो नाइट्रोजन के 3 p ऑर्बिटल हैं, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 हैं, तो किसी एक में डबल होंगे, यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन का युग्म बना होगा। इससे प्रतिकर्षण होगा इलेक्ट्रॉनों में। जब युग्म रहता है तो युग्म का प्रतिकर्षण होता है दोनों इलेक्ट्रॉनों में, तो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आसानी से निष्कर्षित हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन के लिए ये, क्योंकि तीनों बैलेंस में हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें पेयर नहीं है, इसलिए उसमें प्रतिकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में कम है। इसीलिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होगी। स्थायित्व भी ज़्यादा है नाइट्रोजन का। इस तरह से ये हो गया आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसमें आवर्तता। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको एक से आप मैं पुस्तक से भी पढ़ लीजिए, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।